जमील, मैं तुम्हारे अंदर कुछ तब्दीलियां देख रही हूँ। इनका की सरगोशी मेरे कानों में उभरी तो मेरा सकून दरहम बरहम हो गया। मैंने महसूस किया कि जैसे जुमला अदा करते वक्त इनका के चेहरे पर करब तारी था। वो अपनी नशीली नज़रों से, जिनमें इस वक्त शिकायत भरी हुई थी, मुझे टिकटकी बांधे देख रही थी। उसके चेहरे पर आज वो सुर्खी भी मौजूद नहीं थी जो इंसानी खून पीने के बाद नमूदार हो जाती थी। उसके तराशीदा होंठ खजां ज़दा पत्तियों की तरह मुरझाए मुरझाए से नजर आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मैंने उनके चेहरे पर फैले हुए तासरात को महसूस किया, फिर ज़रा संभल कर बोला, तुम भी तो आजकल मुझसे नाराज़ हो। हाँ, लेकिन मेरी नाराज़गी की वजह तुम्हें मालूम है। मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब, मैंने दीदा दानिस्ता अनजान बनते हुए कहा, वरना मैं खूब जानता था कि इनका की नाराज़गी का सबब क्या है। वो मुझसे उसी दिन से बरहम थी जब मैंने उसे इंसानी खून पीने से बाज रहने का मशवरा दिया था। तुम्हें अब इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि तुम मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश करो। इनका ने शिकायत भरी आवाज़ में जवाब दिया, ये बात नहीं है इनका, दरअसल बात ये है कि मैं रहने दो जमील साहब, मैं तुमसे किसी जिस्मानी कुर्ब की ख्वाह नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने किए हुए अहद पर कायम रहो। अहद का लफ्ज़ मेरे जहन पर बम बन कर फटा। उसी वक़्त मुझे ख्याल आया कि कहीं इनका फिर मुझे किसी कत्ल पर मजबूर ना करे, और इस ख्याल के उभरते ही मेरा सारा जिस्म किसी अनजाने खौफ से कपकपा उठा। जमील, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी तो इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। जितना तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगे उतना ही मैं तुमसे और करीब होती जाऊंगी। लेकिन अब मैं तुम्हारी खातिर किसी के खून से अपना हाथ नहीं रंग सकता। अचानक मैंने बदले हुए तेवर से उसे जवाब दिया। इनका मेरा जवाब सुनकर बोली, मैं तुमको एक मौका और दे सकती हूँ सोचने के लिए। दफ़ा हो जाओ। मैं चीख उठा, मुझे किसी मौके की ज़रूरत नहीं है। नरगिस के साथ मैं किसी झोंपड़ी में भी खुश रह सकता हूँ। तुम अगर चाहो तो अपनी दी हुई दौलत और शोहरत वापस छीन लो। इस बार इनका ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे मौजूदा रवैये ने उसे मुतहय्यर कर दिया है। उसका चेहरा दहकते हुए तनूर की तरह सुर्ख हो रहा था। कुछ देर तक वो वसीले अंदाज में खड़ी अपने होंठ चबाती रही। फिर मैंने महसूस किया कि उसका पुरस्रार वजूद मेरे सर पर से रेंगता हुआ उतर गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जमशेद और कमला के कत्ल के बाद हुआ था। एक सानिए के लिए मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि इनका के पुरस्रार वजूद से मुझे छुटकारा मिल गया, मगर फिर दूसरे ही लम्हे इनका की हैरत अंगेज कुव्वतों का ख्याल मेरे जहन में उभरा तो किसी अनजाने खौफ के तहत मेरे जिस्म के तमाम रोंगटे अलफ की सूरत खड़े हो गए। मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मुझे किसी नई मुसीबत से दो चार कर दे। उसके लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। इस ख्याल के आते ही मैंने बड़ी तेजी से गाड़ी का रुख घर की सिमत मोड़ दिया। मैंने फैसला कर लिया कि कबल इसके इनका मुझे किसी मुसीबत में गिरफ्तार कराए, मैं नरगिस को तमाम तफसील बता दूंगा और फिर वही करूंगा जिसका मशवरा मुझे नरगिस देगी। गाड़ी आंधी और तूफान की तरह घर की सिमत दौड़ रही थी। रास्ते में कई जगह हादसा होते होते बचा। बहरहाल मैं किसी न किसी तरह घर पहुंच गया और फिर मैंने नरगिस को तमाम कहानी शुरू से लेकर आखिर तक समझा दी, जिन्हें सुनकर वो यूं मेरे चेहरे को घूरने लगी जैसे उसे मेरी सही दिमागी पर शुबा हो रहा हो। फिर वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मुझ पर माले खौलिया का हमला तो नहीं हो गया। उसे मेरी बातों पर एतबार नहीं आया। नरगिस मेरी जिंदगी, मैंने उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी पेशानी चूमते हुए बड़े ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आया। तुम ही क्या और कोई दूसरा भी सुनेगा
तो यही कहेगा कि मेरी दिमागी हालत खराब हो गई है। लेकिन यकीन करो मेरी रूह, इस वक्त मैंने तुमको जो कुछ बताया है उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त है, और अब मैं तुम्हारे मशवरे का मुंतज़िर हूँ। नरगिस बड़ी देर तक हैरत व अस्तजाब की कैफियत से दो चार खाली खाली नज़रों से मेरा चेहरा तकती रही, लेकिन जब मैंने कस्में खाकर उसे यकीन दिलाया तो उसे मेरी बातों पर एतबार आ गया। मगर इसके बावजूद फौरी तौर पर मुझे कोई मशवरा देने की बजाय तस्वीर हैरत बनी रही, यूं जैसे उस पर सख्ता तारी हो गया हो। कुछ देर के बाद उसकी हालत संभली तो उसने कहा, क्या आपको यकीन है कि इनका आपको किसी मुसीबत में फंसा देगी? हाँ, मैं तलमला कर बोला। वो कमबख्त बड़ी पुरस्रार कुव्वतों की मालिक है। उसने मुझे कई मौका पर यह बात कही थी कि अगर कभी मैंने उसके साथ बदअहदी की तो वह मुझे उलझनों और परेशानियों में गिरफ्तार करा देगी। मेरा मशवरा है कि आप किसी पीर साहब से मिलें। नरगिस ने जल्दी से कहा। देखें, वो इनका का वजूद कोई छिलावा या गंदी रूह मालूम होता है जिसका तोड़ कोई बुजुर्ग ही कर सकते हैं। अब फौरी तौर पर किसी बुजुर्ग साहब से मिलकर जानो माल की सलामती का तावीज़ हासिल करें। खुदा ने चाहा तो फिर इनका आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। नरगिस का मशवरा इस कदर मालतूल था कि मुझे अपने आप पर गुस्सा आ गया। जो बात मुझे उस वक़्त नरगिस ने बताई वो आज तक मेरे जहन में क्यों नहीं आई, वरना मैं ज़रूर किसी बुजुर्ग से रजू करता। और क्या अजब था कि इन तमाम परेशानियों से महफूज भी रहता जो अब मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थी। मैं इसी अधेड़बन में मुब्तला था कि नरगिस बड़े प्यार से बोली, किस सोच में गुम हैं आप? मेरी माने तो इसी वक्त जाकर किसी पीर साहब से तावीज़ हासिल कर लीजिए। मेरा भी यही ख्याल है, मगर मैं किसी बुजुर्ग से वाकिफ नहीं हूँ। परेशान होने से कुछ हासिल नहीं है। नरगिस बोली, आप बाहर जाकर अपने दोस्तों और मिलने जाने वालों से पूछें, हो सकता है कोई आपकी रहनुमाई कर दे। नरगिस के मशवरे पर मैंने उसी वक्त अपने तमाम दोस्तों को फ़ोन खड़काना शुरू कर दिया। कुछ लोगों से फ़ोन पर राब्ता कायम ना हो सका। जो लोग मिले उन्होंने पहले तो मेरी बात पर मेरा मजाक उड़ाया कि मुझे अचानक पीर बुजुर्ग की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। फिर यह कहकर मुझे मायूस कर दिया कि वो किसी ऐसे बुजुर्ग से वाकिफ नहीं जो मेरी परेशानियों का तदराक कर सके। तकरीबन 3 घंटे तक मैं एक वाकिफ कार से फ़ोन पर राब्ता कायम करता रहा, लेकिन मुझे अपने इरादे में कामयाबी ना हो सकी। फिर मैंने सोचा कि दफ्तर जाकर अपने मुलाजमों से क्यों ना मालूम किया जाए कि हो सकता है उनमें से कोई मेरी मदद कर सके। नरगिस ने भी मेरे ख्याल की तायद की। चुनाचा मैं परेशानी की हालत में उठ खड़ा हुआ। नरगिस बाहर तक मेरे साथ आई। इस तमाम अरसे में वो बराबर मुझे तसल्ली देती रही और हिम्मत ना हारने की तलकीन करती रही। जिस वक़्त मैंने गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया उस वक़्त भी वो मुस्कुराती और पुरुम्मीद नज़रों से मुझे खुदा हाफिज कह रही थी, कबल इसके कि मैं गाड़ी को अपने बंगले के हाथे से बाहर निकाल पाता। पुलिस की एक जीप तेज़ी से अंदर दाखिल हुई और फिर उसमें से 6-7 बावर्दी और मसला सिपाहियों ने कूद कर मेरी गाड़ी को अपने घेरे में ले लिया। इसके बाद वही पुलिस इंस्पेक्टर रिवाल्वर ताने मेरे करीब आया जिसे मैंने कमला के सिलसिले में 1.5 लाख रुपए अदा किए थे। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैंने घबराए हुए लहजे में पूछा। मिस्टर जमील, हम आपको रहमत अली, मेरे उस मुलाजिम का नाम था जिसे मैं बरतरफ कर चुका था, कि कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हैं, इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में कहा। फिर उसके इशारे पर 2 पुलिस वालों ने मुझे बाहर घसीट कर मेरे हाथ में हथकड़ियाँ पहना दी। नरगिस दरवाजे के पीछे खड़ी हक्का बक्का ये सब कुछ देख रही थी। हालात ने इतनी तेजी से अपना रुख तब्दील किया कि मैं भी शशदर रह गया और मामले की तह तक ना पहुंच सका। इंस्पेक्टर, थोड़े तवक्कुफ के बाद मैंने हरस से कहा, मैं कसम खाता हूं कि रहमत अली के कत्ल के बारे में मुझे नहीं मालूम। इसका सबूत आप अदालत में दीजिएगा। लेकिन इंस्पेक्टर, जब मैं बेगुनाह हूं तो फिर मुझे गिरफ्तार किस लिए किया जा रहा है? अब ये मकारी नहीं चलेगी जमील साहब।
इंस्पेक्टर मुझे कहर आलूद निगाहों से घूरते हुए बोला, मुमकिन है कि आपने ये सोचा हो कि रहमत अली को कत्ल करा देने के बाद आप कमला के सिलसिले में सबूत मिटा देंगे, लेकिन आपने इस काम के लिए गलत शख्स का इंतखाब किया। किलन खान पहले ही कई बार सजा काट चुका है। उसने रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद बड़ी आसानी से हमें सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है इंस्पेक्टर? मैंने डूबती हुई आवाज में पूछा। यही कि आपने उसको 10,000 रुपये के इवज रहमत अली के कत्ल पर आमादा किया था। ये सरासर झूठ है। मैं किसी किलन खान से वाकिफ नहीं हूँ। मैं चीख उठा। कमला के सिलसिले में भी आपने यही कहा था। पुलिस इंस्पेक्टर का लहजा इस कदर सर्द और मैनी खेज था कि मैं दंग रह गया। फिर यकलख्त मेरे जहन में इनका का तस्वर उभर आया। यकीनन ये सब कुछ उसकी इंतकामी कार्रवाई थी जिसने मुझे गले गले तक हालात के चुंगल में फंसवा दिया। मेरे पास अपने बचाव के लिए सवाए उसके और कुछ भी ना था कि मैं चीखता चिल्लाता और कस्में खाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता, लेकिन इंस्पेक्टर ने मेरी एक ना सुनी। मेरी इस इल्तिजा को भी रद्द कर दिया कि मैं 2 बातें नरगिस से कर लूं। इसके बाद वही हुआ जो ऐसे मौक़ों पर होता है। पुलिस वाले मेरी मज़ाहमत के बावजूद धक्के देते और घसीटते हुए जेब तक लाए, फिर मुझे उठाकर पिछली सीट पर फेंक दिया। नरगिस के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, मुझे इसका कोई ख्याल नहीं था। मेरे जहन में इस वक्त मौफ होता जा रहा था। जैसे जैसे थाना नज़दीक आता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं जीप में मौजूद निशस्त पर पुलिस वालों के नरगे में घिरा बैठा अपने अंजाम पर गौर कर रहा था। हालांकि रहमत अली के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक ना था और ना ही मैं किसी किलन खान को जानता था। इसके बावजूद मेरी हालत उस बेज़बान बकरे से मुख्तलिफ ना थी जिसे खरीद लेने के बाद उसके मालिक को पूरा इख्तियार होता है कि जिस तरह चाहे उसे ज़िबा करे। बात अगर सिर्फ रहमत अली की मौत की हद तक महदूद रहती तो मुमकिन था मैं अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारता, लेकिन उस वक़्त जिस इंस्पेक्टर ने मुझे गिरफ्तार किया था, मैं कमला के सिलसिले में उसे सौदी बाजी कर चुका था और वो खूब जानता था कि कमला के सिलसिले में मैंने उसे 1.5 लाख की रकम महज तफरीहन नहीं दी होगी। खुद मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन इन बातों के बावजूद मैं यही सोच रहा था कि किस तरह कत्ल के इल्ज़ाम से छुटकारा हासिल हो सकता है। अगर पुलिस इंस्पेक्टर 1-2 सिपाहियों के साथ होता तो मैं उसे एक बार फिर खरीदने की कोशिश करता, लेकिन 7-8 पुलिस वालों की मौजूदगी में अव्वल तो रिश्वत का जिक्र करना मुनासिब नहीं, दूसरा ये कि वो मुझसे 10-12 लाख का मुतालबा कर बैठता जो इतनी जल्दी अता करना मेरे बस में नहीं था। मेरा ज़्यादातर रुपया मुख्तलिफ बैंकों में जमा था, जिसको निकलवाने के लिए मुझे कम अज़ कम 1 दिन की मोहलत दरकार होती, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर के रवैये से ये बात ज़ाहिर हो चुकी थी कि वो मुझे एक पल की मोहलत देने को तैयार नहीं। कमबख्त ने मुझे अपनी बीवी नरगिस से 2 लम्हे बातें करने की इजाज़त भी नहीं दी। बहरहाल मैं इस वक्त बड़ी बेबसी की हालत से 2-4 था। फिर मैंने दिल पर काबू पाते हुए अपनी नज़र उठाकर एसपी के खूनख्वार चेहरे को देखा और कदरे तलख आवाज़ में पूछा, मुझे किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया है? तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? एसपी ने भुएं चढ़ाकर कुछ ऐसे सर्द लहजे में जवाब दिया कि मैं एक बार फिर गड़बड़ा गया, मगर जल्द ही दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए बोला, अगर मुझे हालात का इल्म होता तो आपसे क्यों दरियाफ़त करता। रहमत अली का नाम कभी सुना है तुमने? एसपी ने बिगड़ते हुए तेवर से सवाल किया। उसका चेहरा खुद उसकी सुर्खी से दमकता नजर आ रहा था। आंखों का तीखापन जाहिर करता था कि वह सख्त गीर तबीयत का शख्स है। रहमत अली मेरा मुलाजम था जिसे मैंने कुछ अरसे कबल अपनी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। क्यों? ये मेरा ज़ाती मामला है। हम एसपी ने मेरे करीब आते हुए करख्त आवाज़ में कहा, तुमने यकीनन उसे निजी मामले को दबाने की खातिर रहमत अली को अपने रास्ते से हटाया होगा।
मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने बज़ाहिर अनजान बनते हुए कहा। बको मत, एसपी एकदम चीख पड़ा। सीधी तरह इकरार जुर्म कर लो, इसी में तुम्हारी खैरियत है, वरना मैं मुजरिमों की ज़बान खुलवाने के और भी बहुत सारे कार आमद तरीक़ों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं हल्फ उठाने को तैयार हूँ कि रहमत अली के कत्ल से मेरा कोई वास्ता नहीं। क्या कमला के बारे में भी तुम हल्फ उठा सकते हो कि तुमने उसे नहीं मारा? एसपी ने दांत पीसते हुए मुझे कहर आलूद लहजे में मुखातब किया तो मैं सहम कर रह गया। जहां तक रहमत अली का तो अलग था तो मैं उसके लिए नहा धो कर और मस्जिद में जाकर कुरान उठाने को तैयार था। इसलिए रहमत अली के कत्ल की साजिश में मैं कतई बेगुनाह था, मगर कमला के लिए झूठा हल्फ उठा लेना मेरे बस की बात ना थी। अभी मेरा ज़मीर इतना मुर्दा नहीं हुआ था कि मैं महज अपनी ज़िंदगी बचाने की खातिर अपना ईमान बेच देता। मुझे ये भी इल्म था कि झूठा हल्फ उठा लेने के बावजूद मेरी गुलू खलासी आसानी से ना हो सकेगी। चुनाचा मैंने एसपी की बात जवाब देने की बजाय तलमलाकर अपना निचला होंठ चबाने लगा। एसपी ने मुझे खामोश देखकर किसी खटकने कुत्ते की घुराया। घुराया। क्यों अब तुम खामोश क्यों खड़े हो? बोलो, क्या कमला के कत्ल में भी तुम्हारा हाथ नहीं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि कमला की मौत में मेरे ज़ाती इरादे को कोई दखल नहीं था, मैंने दबी जबान में जवाब दिया। ओह, एसपी की आंखें चमक उठी। तो गया तुम लोगों का कोई बाकायदा गिरोह है? ये सरासर बहतान है। मैं झल्ला गया। मेरा ताल्लुक किसी गिरोह से नहीं है और ना ही मैंने किसी गिरोह के साथ राब्ता किया है, अभी मालूम हुआ जाता है। एसपी ने मुझे गजबनाक नज़रों से घूरा, फिर इंस्पेक्टर की तरफ मतवज्जा होकर बोला, कल्लन खान को ले आओ। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि इंस्पेक्टर दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। इस बार वो तन्हा नहीं था, उसके साथ पिस्ता कद, हट्टा कट्टा और दोहरे जिस्म का एक शख्स भी था, जिसके भरभरे मगर खुरदरे चेहरे पर घनी मूंछें बेहद खतरनाक और डरावनी लग रही थीं। उसकी आंखों की चमक उस बात की गमाजी कर रही थी कि वो यकीनन कातिल होगा। कमरे में दाखिल होकर उसने एक सरसरी नज़र मेरे चेहरे पर डाली, फिर एसपी की तरफ मतवज्जा होकर बोला, खैरियत तो है रवि महाराज? रवि शंकर इस एसपी का नाम था, जो मुझे बाद में मालूम हुआ। कैसे याद किया है किल्लन खान को? किल्लन खान? एसपी रवि शंकर ने मुझे घूरते हुए पूछा। इस शख्स को जानते हो? खूब जानता हूँ जनाब, ये जमील अहमद खान साहब हैं। किल्लन खान ने कुछ ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे वो एक ज़माने से मुझसे वाकिफ रहा हो कि उसके सफ़ेद झूठ पर मेरा खून खौल ही उठा। लेकिन मैं बदस्तूर खामोश खड़ा उसे गसीली नज़रों से घूरता रहा। रहमत अली का कत्ल किसने किया था? एसपी ने पूछा। बम्बई में किल्लन खान के सिवा और कोई माई का लाल है जो इंसानी खून से होली खेलने की जुर्रात कर सके? किल्लन खान ने गर्दन अकड़ा कर कहा। बाकी साले तो टिकिया चोर हैं, हिजड़ों की औलाद। रहमत अली से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? दौलत के सिवा कभी किसी से अपनी यारी नहीं रही रवि महाराज। किल्लन खान बदस्तूर बेपरवाही से बोला। तुम अगर मुंह मांगे दाम चुकाने पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे हुक्म पर भी जिसे कहो कत्ल कर सकता हूँ। रहमत अली के कत्ल पर तुम्हें किसने मामूर किया? इस बार किल्लन खान ने जवाब देने की बजाय मेरी तरफ तवज्जो से देखा और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, तुम मुझे कोई कागजी खान मालूम होते हो जमील अहमद। तुम्हारा दम निकला जा रहा है, वरना मैं तो जब भी पुलिस के नरगे में फंसा हूँ हमेशा खम ठोंक कर मुकाबले पर डटा रहा। तुम भी फिक्र मत करो, सरकारी मेहमान खाने में दोनों वक्त बड़ी पाबंदी से राशन मिलता है। रहा मेहनत मशक्क़त का काम तो वो मेरी मर्जी पर मुनअसर है। जेल के सारे लोग मेरी शक्ल देखकर कांप जाते हैं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, एसपी ने खुरदरे लहजे में पूछा। रहमत अली के कत्ल पर तुम्हें किसने मामूर किया? एक सिगरेट मिलेगा महाराज? किल्लन खान ने एसपी के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए ढीठपन से कहा। कसम भगवान की, सुबह से 2-4 दम लगाने को टोटा भी नहीं मिला। मेरा ख्याल था कि रवि शंकर
किलन खान का जवाब सुनकर उस पर जूतों और लातों की बारिश शुरू कर देगा। लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब रविशंकर ने खुद अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे पेश किया और जलाने की खातिर पुराने टाइप का अपना लाइटर भी फराहम किया। किलन खान ने सिगरेट जलाकर जल्दी जल्दी 6-7 लंबे लंबे कश लिए, फिर इत्मीनान का सांस लेकर बोला, अब तुम जो चाहो पूछ सकते हो। रहमत अली का कत्ल तुमने किसके कहने पर किया था? माया देवी के हुक्म पर। किलन खान ने सिगरेट का एक तवील कश लेते हुए जवाब दिया, फिर मेरी तरफ इशारा करके बड़ी बेपरवाही से कहा, इन दयालु साहूकार ने मुझे 10,000 रुपये महज इसी बिना पर दिए थे कि मैं रहमत अली को ठिकाने लगा दूं, सो मैंने एक ही बार में उसकी आंतड़ियां पेट से बाहर निकाल दी। ये सरासर झूठ है। मैं चीख उठा। मैंने उसे कोई रकम नहीं दी और ना ही मैं पहले से इसकी सूरत देखी है। मर्द बनो जमील खान, किलन खान ने कड़ कर कहा, अगर तुम्हारे अंदर पुलिस की सख्ती बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर अय्याशी क्यों की थी? तुम झूठे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने बराह रास्त किलन खान को मुखातब किया। कमला को तो जानते होगे, जिसको तुमने चौपाटी पर कत्ल किया था और फिर उसी छोकरी की खातिर तुमने मुझे रहमत अली के कत्ल पर आमादा किया। इतनी जल्दी हिजड़ों की तरह रोने क्यों लगे? मर्द बनो जमील खान, अब जब सारी बात पुलिस को मालूम हो गई है तो मजीद छुपाने से मामला और बिगड़ जाएगा। एसपी रविशंकर मुझे कहर आलूद नज़रों से घूर रहा था और मेरी हालत यह थी कि खौफ के मारे सरतापा लर्ज रहा था। किलन खान ने जिस बेबाकी से मुझ पर रहमत अली के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था उसमें मेरी बचत का कोई पहलू नज़र न आता था। सबसे ज़्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि आखिर उसने मुझे शिनाख्त किस तरह किया और उसने मेरी बिगड़ी हुई आदतों के बारे में इतनी वाकफियत कैसे हासिल कर ली। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा तारी रहा। फिर एसपी के इशारे पर किलन खान को बाहर ले जाया गया। मैं और एसपी तनहा रह गए तो एसपी ने मुझे घूरते हुए सर्द लहजे में मुखातब किया, क्या अब भी तुम कमला और रहमत अली के कत्ल से इनकार करोगे? मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया। गोया अब मुझे तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, रविशंकर ने बड़े खुश्क लहजे में कहा, फिर गुस्से में बीचों ताब कम खाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जिस रोज़ मुझे गिरफ्तार किया गया था उसी रोज़ मुझे पुलिस ने एक मकामी अदालत में पेश करके 1 हफ्ते का रिमांड हासिल कर लिया। इस हफ्ते में मेरे ऊपर क्या कुछ गुजरी ये मेरा दिल ही जानता है। एसपी और उसके कारिंदों ने मुझे जिस तरह जूद कूब किया और जो मजालम मेरे ऊपर ढाए उन्हें याद करके आज भी मैं खौफ से कांप उठता हूँ। बहरहाल मैं अपने फैसले पर कायम रहा और आखिरी वक्त तक यही कहता रहा कि कमला और रहमत अली के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 1 हफ्ते बाद मुझे दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया, जहां से मुझे जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचकर मैंने कदरे सुकून का सांस लिया। यहाँ कम अज़ कम मुझे किसी सख्ती का अंदेशा नहीं था। अपने दिफा के लिए मैंने एक की बजाय 3-3 वकीलों को खड़ा किया। वकीलों ने जब मुझसे हालात पूछे तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि आज तक जो कुछ भी हुआ है उन तमाम वाक़यात की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं बल्कि इनका के पुरस्रार वजूद पर आयद होती है जो मेरे सर पर मुसल्लत हो गई थी और मुझे जेल खाने तक पहुंचा कर न जाने कहाँ गायब हो गई है। वकीलों ने इनका के तज़किरे पर जिस अंदाज में मेरी सूरत देखी उससे यही ज़ाहिर होता था कि वो मुझे दिमागी मर्ज में मुब्तला समझ रहे हैं। मैंने उन्हें कस्में खा खा कर यकीन दिलाना चाहा तो वो ये कह कर चले गए कि पेशी पर देखा जाएगा, मगर जब मुकदमा पेश हुआ तो पहले ही दिन पुलिस ने मेरे खिलाफ जो सबूत पेश किए थे वो बेहद वजनी और मरबूत थे। किलन खान की गवाही ने मेरे वकीलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया
कि वो मेरे बचाव के लिए क्या इक़दाम करें। किलन खान ने मेरे बारे में तफसील से अदालत को बताया। पुलिस के गवाह ख़त्म हुए तो मुझे अदालत के सामने पेश किया गया। मैं सर झुकाए मुजरिमों के कटहरे में आकर खड़ा हो गया। पहले मेरे तीनों वकील बारी बारी मुझ पर सवालात करते रहे। फिर सरकारी वकील का नंबर आया तो मैं एक ख़ास राय कायम कर चुका था। तुम्हारा नाम जमील अहमद खान है? सरकारी वकील ने मेरे करीब आते हुए नरम लहजे में पूछा। जी हाँ, मेरा नाम जमील अहमद खान है। सरकारी वकील कुछ देर तक मुझसे इधर उधर के सवालात करता रहा। फिर यकलख्त उसने अपने सवालात का रुख बदला और असल मकसद की तरफ आ गया है। क्या ये गलत है कि शादी से कबल तुम अय्याशी की खातिर हर रात एक नई औरत या लड़की को अपने मकान पर लाया करते थे? मैंने कोई जवाब देने की बजाय सर झुका लिया। तुम्हारी खामोशी इस बात पर दलालत करती है कि जो कुछ मैंने कहा वो गलत नहीं है। अदालत में आने का ये मेरा पहला मौका था। मैं बुरी तरह नर्वस हो चुका था। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। चुनाचा मैं बदस्तूर खामोश खड़ा रहा। सरकारी वकील ने मुझ पर बहस करते हुए मुझसे पूछा कि तुमने कमला को किसके कहने पर कत्ल किया था? सरकारी वकील ने तेजी से पूछा। मुझे कमला को मारने के लिए इनका ने मजबूर किया था। मैंने बड़ी सफाई से साफ जवाब दिया। इनका ये कौन है? वही जिसने रहमत अली के कत्ल की साजिश में मुझे फंसा दिया है। लेकिन वो है कौन? सरकारी वकील ने बिगड़े हुए तेवर से दरियाफ्त किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो एक पुरस्कार वजूद है, मैंने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। फिर कमला के कत्ल से लेकर अपनी गिरफ्तारी तक के तमाम वाक़यात दोहरा डाले। नरगिस के मंगेतर के कत्ल का एतराफ़ इन मौका पर मुनासिब नहीं था। अपनी दौलत के मुतल्लक भी मैं बहुत से हक़ाइक़ गोल कर गया। मेरा बयान ख़त्म हुआ तो अदालत में चह मगोइयाँ शुरू हो गईं। हर शख्स मुझे यूं हैरत से देखे और फाड़े देख रहा था जैसे खुद मेरा वजूद भी उनके लिए कोई पुरस्कार अहमियत का हामिल था। चंद साथ तक सरकारी वकील मेरे चेहरे को तकता रहा। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, मिस्टर जमील, तुमने जिस सफाई से एक खूबसूरत कहानी बनाई है, इसकी दाद दी जा सकती है। इस तरह तुम खुद को दीवाना और पागल साबित करके अदालत से रहम तलब करना चाहते हो। आप जो चाहें नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि मैंने जो कुछ भी इनका के बारे में कहा है उसका एक एक हरफ सदाकत पर मबनी है। मैं अब संभल चुका था। क्या इस वक्त भी इनका तुम्हारे सर पर मुसल्लत है? जी नहीं। तुमने उसे किस हैसियत से महसूस किया है? एक खूबसूरत जवान और हसीन और जमील लड़की की सूरत में, जिसका वजूद सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रह सकता है कि उसे इंसानी खून फराहम होता रहे। मुझे मालूम है कि कोई भी इस दौर में ऐसे पुरस्कार वजूद पर यकीन नहीं करेगा, मगर मैं हल्फिया आपसे सच कह रहा हूँ। खूब गया तुमने महज इनका के पुरस्कार वजूद को बरकरार रखने की खातिर उसकी फरमाइश पर कमला को कत्ल किया था। वकील के लहजे में तंज और तमसखर था। हाँ, अगर मैं ऐसा ना करता तो इनका यकीनन मुझे किसी मुसीबत में फंसा देती। मैं उसकी पुरस्कार कुव्वत के करिश्मों को देख चुका था, इसलिए उसके इशारे पर चलने पर मजबूर था। रहमत अली के कत्ल के सिलसिले में भी क्या तुम इनका के पुरस्कार वजूद को मुअर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश करोगे? सरकारी वकील ने तलख आवाज़ में सवाल किया। हाँ, मुझे यकीन है कि यह सब कुछ इनका ही की शरारत है। मी लॉर्ड, सरकारी वकील ने अदालत को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया। मुजरम जमील अहमद खान अदालत के रूबरू खड़ा कातिल होने का इकरार कर चुका है। इसके पास चौका पुलिस की तरफ से पेश किए जाने वाले ठोस सबूत और गवाहों से बचने का कोई और मौसर तरीका ना था। इसलिए मुजरम एक फर्जी पुरस्कार वजूद की आड़ लेकर खुद को अदालत की नज़रों में रहम का मुस्तहिक साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि मुजरम को किसी रियायत और हमदर्दी का मुस्तहिक ना समझा जाए। इनका का नाम और वजूद महज फर्जी हैं और मुजरम के जहन की इख्तरा है
کہ कोई भी संजीदा शख्स इन बेसरोपा दास्तानों पर यकीन नहीं कर सकता। मुजरम जमील अहमद खान ने कमला के कत्ल का इकरार करने के बाद महज अपने बयान में जोर पैदा करने की खातिर रहमत अली की मौत का जिम्मेदार होने का से इनकार किया है, जबकि किलन खान रंगे हाथों मौका पर गिरफ्तार हुआ है और उसने इस बात का इकरार भी कर लिया है कि रहमत अली का कत्ल गो के उसके हाथों हुआ, लेकिन कत्ल उसकी साजिश में मुजरम जमील अहमद खान भी बराबर का जिम्मेदार है, क्योंकि उसने कातिल किलन खान को 10,000 रुपये महज इसीलिए दिए कि रहमत अली, जो कमला के सिलसिले में वाहिद खतरा था, दरमियान से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। पुलिस के फराहम करदा सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत आलिया से पुरजोर दरख्वास्त करता हूँ कि मुजरम जमील अहमद खान को फांसी का हुक्म दिया जाए। सरकारी वकील ने अपनी पुरजोश तकरीर ख़त्म की तो मेरे तीनों वकील उठ खड़े हुए। उन्होंने सरकारी वकील के मशवरे पर शदीद एतराज़ किए। उन्होंने मुझे हर तरीके से बचाने की कोशिश की और इन 10,000 रुपयों के बारे में बहस की कि वो किलन खान को कब, कहाँ और किस शक्ल में अदा किए गए थे। मेरे वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि कत्ल का असल सबब क्या है। उन्होंने तवील बहसो मबासा के बाद अदालत को ये बावर कराने पर मजबूर किया कि मेरी जहनी हालत अभी ठीक नहीं है। मौजूदा हालात ने मेरे जहन पर बहुत बुरा असर डाला है, जिसकी वजह से मैं इधर उधर की हाँक रहा हूँ। चुनाचा सबसे पहले किसी बाहर डॉक्टर से मेरी जहनी कैफियत का बाकायदा मुआयना कराया जाए, उसके बाद कोई नतीजा अखज़ किया जा सके। मैं एक खामोश तमाशाई की तरह चुपचाप खड़ा अपने वकीलों के पेश करदा दलाइल सुनता रहा और दिल ही दिल में हालात की इस जितमे ज़रीफ़ी पर मातम करता रहा, जिसने मुझे एक अजीब और मज़हका खेज़ सिचुएशन से दो चार कर दिया था। एक बार तो मेरे दिल में आई कि इनका के वजूद से इनकार करके इकबाल जुर्म कर लूं और फांसी के फंदे को खुशी खुशी अपने गले में डाल लूं, ताकि इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए जो अब मेरे लिए जहन्नुम में जार बन चुकी थी। लेकिन नरगिस के ख्याल ने मुझे इस खतरनाक इरादे से बाज रखा। सरकारी वकील और मेरे वकीलों के दरमियान काफ़ी देर तक गर्मा गर्म बहस होती रही। फिर अदालत ने मेरे वकला से इत्तफाक करते हुए ये हुक्म सुना दिया कि पहले मुझे माहरीन के पूरे बोर्ड के सामने पेश किया जाए, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि मैं किसी जहनी फतूर में मुब्तला हूँ या जानबूझकर दीवानगी की बातें कर रहा हूँ। उसके बाद केस की दूसरी तारीख को पेश किया जाए। दूसरे ही दिन मुझे एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया, जो 3 डॉक्टरों पर मुश्तमिल था। उन तीनों में से एक पारसी डॉक्टर काउस और मेरा शनासा भी था, लेकिन मैंने दीदा दानिस्ता बकिया डॉक्टरों की मौजूदगी में उससे अपनी वाकफियत का अजहार मुनासिब ना समझा। 5-6 घंटे तक मुझे इन डॉक्टरों ने उलझाए रहा। माहरीन दिमाग ने किस्म किस्म के आलात के ज़रिए मेरी दिमागी हालत का जायज़ा लिया। इस दौरान वो अपने अपने मुआयने के नताइज भी अलहदा अलहदा कागज़ों पर दर्ज करते रहे। फिर जब मुझे इन आलात से छुटकारा मिला तो माहरीन ने मुझसे मुख्तलिफ नौइयत के सवाल किए, जिनका जवाब मैंने बड़े सब्र व तहम्मुल से दिया। आखिर में मैंने इन तीनों डॉक्टरों को भी ये बावर कराने की कोशिश की कि मेरी जहनी हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ ही जो कुछ मैंने इनका के पुरसरार वजूद के बारे में कहा है वो भी गलत नहीं है। माहरीन ने मेरी हालत के बारे में क्या नतीजा अखज़ किया, इसका इल्म मुझे दूसरी पेशी पर हो गया। मुझे जहनी तौर पर कतई तंदुरुस्त बताया गया। चुनाचा मुकदमे की कार्रवाई आज सर 9 शुरू हुई। मेरे तीनों वकीलों ने मुझे बचाने की जान तोड़ कोशिश की, लेकिन इस अरसे में पुलिस वालों ने 2-4 और सबूत भी ऐसे पेश कर दिए जिनके आगे मेरे वकला की एक ना चली। जहाँ तक मेरा ताल्लुक था, मैं अपने उसी बयान पर कायम रहा कि कमला और रहमत अली के कत्ल में इनका का पुरसरार कुव्वत का दखल है। मुकदमे की पेशियां 4 माह तक होती रहीं।
इस अरसे में नरगिस ने मुतअद्दिद बार मुझसे मुलाकात की और मुझे यकीन दिलाया कि वो अपने ज़राए भी इस्तेमाल कर रही है और उसे मेरे बच जाने की कवी उम्मीद है, लेकिन उसकी ये खुशफहमी भी ज़्यादा दिनों तक बरकरार ना रह सकी। मुकदमे का फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ हो गया। मुकदमे को बचीदा और मबहम करने की कोशिश में मेरा वकील सिर्फ इस कदर कामयाब हुए कि अदालत ने मेरे साथ रायत कर दी और फांसी की बजाय मुझे 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। जिस रोज़ मेरे मुकदमे का फ़ैसला होने वाला था, उसी रोज़ नरगिस भी अदालत में मौजूद थी। उसे उम्मीद थी कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन जिस वक्त मुझे सज़ा का हुक्म सुनाया गया, नरगिस की हालत यकदम गैर हो गई। मैंने उसे दिलासा देना चाहा तो जाबर सिपाहियों ने मुझे उसकी इजाज़त ना दी और मुझे कैदियों वाली लारी में ठोंस कर जेल पहुंचा दिया गया। जिस कैद खाने में मुझे रात गुजारना पड़ी, वहां अमूमन खतरनाक कैदियों को बंद किया जाता था। उस दिन के मुझे संतरी कोलू के बैल की तरह जोते रखते और रात को मुझे दोबारा उसी काल कोठरी में लाकर बंद कर दिया जाता। जिस रोज़ मुझे सज़ा सुनाई गई, उसके 7वें रोज़ नरगिस मुझसे मिलने आई। परेशान मत हो जमील, नरगिस ने मुझे रुंधी हुई आवाज़ में दिलासा देते हुए कहा। उसने वकीलों से मशवरा कर लिया है, हो सकता है कि अपील में आपकी सज़ा कुछ कम हो जाए। अपील वगैरह करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा नरगिस, मैंने अबदीदा होकर जवाब दिया। तुम कहाँ अदालतों में धक्के खाती फिरोगी? मायूसी की बातें क्यों करते हैं आप? खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, नरगिस जल्दी से बोली। फिर उसने कहा, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने हर हफ्ते आपसे मिलने की इजाज़त ले ली है। नरगिस, एक बात कहूँ? कहिए, मगर उदास बातें ना कीजिए। मेरी मानो तो अब तुम वापस अपने वालदैन के पास चली जाओ, यहाँ रहकर तुम्हें मुसीबत ही होगी। क्या आपका दिल चाहेगा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं? नरगिस ने भीगी भीगी पलकों से जिस अल्तजा अमीज अंदाज में मेरी तरफ देखा, उससे मेरा दिल तड़प कर रह गया। जब्त करने के बावजूद मैं बेइख्तियार रो पड़ा। आपको मेरी कसम जो रोए, नरगिस ने जल्दी से कहा। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी गुजरते देर नहीं लगेगी। फिर ये भी तो सोचिए कि आपको छोड़कर भला मैं कहाँ खुश रह सकती हूँ। मुझे अफसोस है नरगिस कि मैं तुम्हें कोई सुख ना दे सका। खुदा के लिए मुझे गुनहगार ना कीजिए, आप जैसे भी हैं मेरे हैं। ठीक 10 मिनट बाद संतरी ने हम दोनों को अलहदा होने का हुक्म सुना दिया। उसके मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था।